हेलो स्टूडेंट। ओके, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। ओके, सो फेडरलिज्म, इससे पहले हम अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। ओके, पावर शेयरिंग कंप्लीटेड है हमारा। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फेडरलिज्म। मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना रही हूँ सो दैट आपको जो भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है आप वो देख सकते हैं। क्लियर है? व्हाट इज फेडरलिज्म में आज जो हम करने जा रहे हैं वो है, ये समझेंगे कि फेडरलिज्म क्या है और इसके फीचर्स क्या है, की फीचर्स क्या है ये। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले व्हाट इज फेडरलिज्म। जैसे आपने पावर शेयरिंग पढ़ा तो पावर शेयरिंग में हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, पावर को बेसिकली शेयर कर रहे थे, है ना। पावर को शेयर कर रहे थे। तो फेडरलिज्म में भी कुछ इसी तरीके की चीज है बट थोड़ा सा डिफरेंट, कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन देखिए आप, एक मिनट। ओके, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द पावर इज डिवाइडेड, यहां से इंपॉर्टेंट आ जाता है, वे द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री। कहते हैं कि भाई पावर शेयरिंग, क्या पावर शेयरिंग तो पढ़ ली जहां पर पावर को शेयर कर रहे हैं, ग्रुप के साथ हो सकता है, माइनॉरिटी के साथ हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट के साथ हो सकता है, वेरियस थिंग्स है। लेकिन फेडरलिज्म का मतलब है जहां पर पावर को शेयर किया जाता है, पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंटर, ठीक है, सेंटर तो है ही, बिटवीन सेंटर एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट क्या हो सकते हैं, स्टेट हो सकता है, ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है, और भी कुछ है, मान लीजिए जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, और कोई बॉडी हो गई। तो कहते हैं कि सिर्फ सेंटर के पास पावर नहीं होगी, पावर को डिवाइड करेंगे हम स्टेट के पास और लोकल गवर्नमेंट के पास भी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहने दीजिए, इन दोनों को देख लीजिए कि भाई सेंटर के पास सिर्फ पावर नहीं होगी, पावर जो है वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर की जाएगी, ठीक है। इसीलिए फेडरलिज्म में बोलते हैं कि फेडरलिज्म जो सिस्टम है ना, इसमें दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। एक सेंटर होगा, दूसरा स्टेट होगा और थर्ड टायर गवर्नमेंट भी हो सकती है जिसको लोकल लेवल की गवर्नमेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, सेंटर एंड स्टेट ना लिख के आप लिख सकते हैं सेंटर एंड द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। और ये सब कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है उस कंट्री का। अब देखिए थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फेडरलिज्म हैज टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। वन इज दैट गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री एंड यूजुअली रिस्पांसिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो आपको पता है कि भाई फेडरलिज्म क्या होता है, एक दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है जहां पर जो सेंटर होता है वो नेशनल, ठीक है, बेसिकली जो सेंटर होता है वो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल करेंसी हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, ये सारी चीजें। मतलब जो सेंटर होगा वो पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाने का काम करेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। द अदर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोविंस मीन्स की अदर जो गवर्नमेंट होगी वो स्टेट लेवल की होगी। अब देखिए जो स्टेट है ना वो सेंटर का सबऑर्डिनेट नहीं होगा, ये सब अपने अपने काम में अपने अपने सब्जेक्ट्स में इंडिपेंडेंट होंगे। बोथ these level of government enjoy their power independent of other। अब ये दोनों के पास अपनी अपनी पावर है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकती कि भाई आप ये काम करिए और ये काम मत करिए, ठीक है। सेंटर के पास अपनी पावर है, स्टेट के पास अपनी पावर है। सेंटर अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेगा, स्टेट अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट के पास जो पावर है, अब क्योंकि देखिए जो स्टेट है वो सेंटर की सबऑर्डिनेट नहीं है, तो ऐसे में स्टेट अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए सेंटर को आंसरेबल नहीं है, वो अपने लोगों को आंसरेबल है। जैसे हमारी कंट्री में है ना कि स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, सेंटर की अपनी गवर्नमेंट होती है, तो स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को, मीन्स की वहां के जो लोग हैं, सिटीजन है, जिन्होंने उन्हें इलेक्ट करके भेजा है, उनको आंसरेबल होगी, सेंटर को आंसरेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया फेडरलिज्म, where the power is divided between central गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। क्लियर है? अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। तो की फीचर्स देखिए, सबसे पहला आता है देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई देखिए एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होगी, दूसरी स्टेट लेवल की होगी और थर्ड कौन सी होगी, लोकल लेवल की गवर्नमेंट। तो दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है। Different tier of the government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in the specific matter of legislation, taxation and administration। अब कहते हैं, मान लीजिए कि ये क्या है, ये सेंटर गवर्नमेंट हो गई,
ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई और ये लोकल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। अब ये कहते हैं कि भाई ये सारे हो गए हम लोग, ठीक है, ये सिटीजन हो गए। अब सिटीजन को गवर्न करने का काम पहले कौन कर रहा है? लोकल गवर्नमेंट कर रही है। इन्हीं सिटीजन को गवर्न करने का काम और कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। और इन्हीं सिटीजन को गवर्न करने का काम कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। मतलब सेम सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग टायर ऑफ जो गवर्नमेंट है वो अपनी जुरिडिक्शन, अपने सब्जेक्ट्स, अपने रूल एंड रेगुलेशन लगाती है, ठीक है। जैसे एक पर्सन है, उसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट कोई लॉज बनाएगी वो भी इम्प्लीमेंट होगा, उसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वो भी इम्प्लीमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो भी इम्प्लीमेंट होगा। मतलब सेम सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, आप स्टूडेंट है, आप स्कूल में है, ठीक है, प्रिंसिपल जो भी लॉज बनाएगा वो भी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। टीचर कोई लॉ बना रही है वो भी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। मॉनिटर ने कुछ लॉज बना लिए अपने, वो भी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। मतलब सिटीजन जो है वो सेम है, सब्जेक्ट तो से मतलब सिटीजन सेम है, लेकिन जो टायर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट है, प्रिंसिपल, टीचर एंड द मॉनिटर, वो सब अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज बनाएंगे, लेकिन वो सब इम्प्लीमेंट सेम ही सिटीजन के ऊपर होने वाला है। ओके, थर्ड में आ जाइए, जुरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ द टायर ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने क्या कर रखा है, बता रखा है कि किसकी क्या पावर होगी, सेंटर के कितनी पावर्स होगी, स्टेट के पास कितने सब्जेक्ट्स कितनी पावर होगी, लोकल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, ठीक है। एंड देन एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। अब इन सब की जो अथॉरिटी है, सब्जेक्ट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि सेंटर कल को स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करके और उसके ऊपर लॉ बनाने लग जाए, या स्टेट लोकल गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेयर करके उस पर लॉ बनाने लग जाए। हर किसी की जो गारंटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंश्योर है, तो हर किसी के पास जो उसके सब्जेक्ट्स है वो उसके ऊपर लॉ बना सकता है। सब्जेक्ट मतलब मैटर, इशू जिसके ऊपर वो लॉ बना सकता है। जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी का इशू है, ठीक है, सिक्योरिटी तो इसके ऊपर सिर्फ सेंटर बना सकती है, स्टेट नहीं बना सकती। मान लीजिए एग्रीकल्चर है, इसके ऊपर स्टेट बनाएगी, सेंटर नहीं बनाएगी। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ओके, फोर्थ में आता है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ मेजर चेंज कर दे और अपनी पावर बढ़ा ले। नहीं, अगर उसको कुछ ऐसा चेंज करना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, तो ऐसे में उसे सेंटर के साथ साथ जो स्टेट है उससे भी उस बिल को पास करवाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, उसको बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट से कंसर्न लेना होगा। मतलब सेंटर से भी वहां से कंसर्न आना चाहिए और स्टेट से भी कंसर्न आना चाहिए, और ये हाफ ऑफ द स्टेट होने चाहिए। मींस अगर मान लीजिए हमारी कंट्री के अंदर 28 स्टेट है, तो एटलीस्ट 14 to 15 स्टेट उस चीज के लिए राजी होने चाहिए, ठीक है। तो सेंटर जो है वो यूनिलेटरली कोई भी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकती। ओके, नहीं तो आप सोचिए अगर ऐसा नहीं होता तो सेंटर इजीली कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करती और स्टेट की जो पावर थी वो अपने पास ले लेती या स्टेट को सबऑर्डिनेट बना लेती। तो इसीलिए इस प्रोविजन को ऐड किया। ओके, फिफ्थ देखिए, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी, ठीक है ना, कोई और नहीं कर सकता। नहीं तो आप देखिए सेंटर अपने हिसाब से इंटरप्रेट करती और जो स्टेट है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करती है। इसीलिए बोला गया है कि भाई जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? कोर्ट के पास है। कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट राइजेस बिटवीन द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर, ठीक है। अब कहते हैं मान लीजिए सेंटर और स्टेट के बीच में कोई कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, लड़ाई हो गई, तो ऐसे में एम्पायर की तरह कौन काम करेगा, कौन फाइनल डिसीजन देगा? तो दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट, ठीक है ना। तो वो हाई कोर्ट भी हो सकती है कुछ मैटर में, कुछ मैटर में सुप्रीम कोर्ट। वैसे अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ही होती है, ठीक है ना। तो एम्पायर की तरह काम करती है। अच्छा, यहाँ पर इंटरप्रेट का मतलब है कि उसका सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करके बताना कि उस लाइन का, उस प्रोविजन का, उस शब्द का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है वो। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो ये समझ आ गया सेंटर स्टेट के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो कौन एम्पायर की तरह काम करेगा? दैट इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है ना, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। नेक्स्ट देखिए,
वैसे आप सुप्रीम कोर्ट ही मान के चलिएगा इसको। ओके, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब कहते हैं कि भाई देखिए, सेंटर है, स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर मैंने इनको आजादी तो दे दी, मैंने इनको पावर तो दे दी कि ठीक है आप अपने सब्जेक्ट पे लॉ बनाइए, आप अपने सब्जेक्ट पे, लेकिन मैंने इनको कोई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी, मतलब इनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं आएंगे, इनके पास कोई पैसा नहीं आएगा, और ये लोग अपने फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते। तो आप सोचिए, अगर ये फाइनेंस के लिए डिपेंडेंसी रखते एक दूसरे के ऊपर, तो क्या वो किसी ना किसी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल आप अभी ले लीजिए एग्जाम्पल कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है और वो पूरी तरीके से सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सेंटर पूरी कोशिश करेगा कि स्टेट को सप्रेस किया जाए और उसकी पावर अपने पास ले ली जाए। इसीलिए ये बोलते हैं कि भाई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है तीनों लेवल को, मींस सेंटर को भी दी गई है, तीनों लेवल नहीं, मींस कि तीनों जो ये हमारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं ना, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों को ही फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी है, ताकि ये लोग इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना रखे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ है द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। अब कहते हैं ये जो हमने फेडरल सिस्टम बनाया है ना, ये पूरा जो अभी हमने पढ़ा, इससे हमारे दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं। पहला तो आपको ये पिक्चर देख के समझ में आ रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो पहला तो क्या है कि टू सेव गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ अ कंट्री वाइल द सम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, कि भाई ये क्या करता है, यूनिटी को प्रमोट करता है और साथ के साथ डाइवर्सिटी को भी इनकरेज कर रहा है, रीजनल डाइवर्सिटी को भी इनकरेज कर रहा है। देयरफॉर टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। इसीलिए कहते हैं कि भाई यूनिटी तो बना ही रहा है लेकिन रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट कर रहा है। तो ये दोनों प्रिंसिपल किसी भी कंट्री के फेडरलिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। Government at a different level should agree to some rule of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. अब देखिए, गवर्नमेंट जो जनरली वो क्या हो जाते हैं, एग्री कर जाते हैं कि भाई हर कोई पावर शेयरिंग की जो चीजें लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उसको अबाइड करेगा, उसको मानेगा। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो कहते हैं कि भाई जो भी आइडियल फेडरलिज्म होता है उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट भी होता है लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, और एग्रीमेंट होता है कि हम सब एक साथ यहाँ पर रहेंगे और अच्छे से जिएंगे, लाइफ अच्छी बनाएंगे। क्लियर है? तो क्विक रिवीजन एक बार, टू एंड मोर देन टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, क्लियर है, टू एंड मोर देन टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होती है, फिर डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, और हर किसी का अपना अपना ज्यूरिडिक्शन। अच्छा देखिए, ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑन विच दे कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, और सब्जेक्ट का मतलब कई बार बाउंड्रीज भी होता है कि किस बाउंड्री तक उनके रूल और रेगुलेशन इंप्लीमेंट होंगे। जैसे सेंटर जो रूल बना रही है वो पूरी कंट्री पे इंप्लीमेंट हो सकता है, स्टेट जो रूल बना रही है वो सिर्फ और सिर्फ उसके स्टेट में ही होगा। थर्ड हमने पढ़ा जुरिडिक्शन, ठीक है, जिसमें हमने बात किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये सब गारंटेड है, हर किसी की अपनी अपनी पावर है। देन फोर्थ में हमने बात की कि भाई यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता किसी को। फिर हमने फिफ्थ में बात की कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को इंटरप्रेट करने का काम कोर्ट का है, और वो एज एम्पायर काम करता है अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है। फिर सिक्स्थ हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है सभी को थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और कोई भी किसी के ऊपर डोमिनेट ना करे। सेवेंथ हमने पढ़ा कि दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल की जा रही है, यूनिटी एंड द रीजनल डाइवर्सिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। क्लियर है? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो अभी सेकंड चैप्टर में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि भाई फेडरलिज्म क्या है, उसके फीचर्स क्या है। आगे मैं और वीडियोस लेकर आऊंगी इसी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड। तब तक आप ये देखिए, समझिए, कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, फील फ्री, कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो भी आपको डाउट लगता है वो आप कमेंट के अंदर पूछ लीजिए मेरे से, राइट? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू।